बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष बांग्लादेश, सुलगते सवाल अनसुलझे जवाब, क्योंकि कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो अनसुलझे जवाब हैं। इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और बांग्लादेश में भी भारत के प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान मेजर जनरल SV अस्थाना, सेवानिवृत्त रक्षा मामलों के विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चक्रवर्ती जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि बांग्लादेश में जो बीते लगभग 1 साल से ज़्यादा वक्त से हालात दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद में कल से घटनाक्रम एक और तेजी से नए पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। इसको कैसे समझा जाए, इस पूरे माहौल को, इस पूरे अस्थिरता और एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, उसको कैसे समझने की कोशिश की जाए? ये सब शुरू हुआ था जब वो एजिटेशन जो जॉब कोटा या रिजर्वेशन के लिए चालू हुआ था, पर उसको तो सुलझा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद उसको कुछ स्थगित करने के बाद फिर चालू हो गया। तो मेरा विचार ये है कि वो जब दोबारा चालू हुआ, ये मानने की बात है कि तब तक काफी लोग 300-400 लोग मर चुके, स्टूडेंट या जो भी एजिटेटर्स। उसके बाद जिन लोगों ने इसको हथिया लिया वो थे जमात इस्लामी के जो कार्डर बेस्ड मदरसा स्टूडेंट्स, ये लोग। इनको प्रेरणा दी गई थी बाहर से, पाकिस्तान से, कुछ लोग कहते हैं अमेरिका से भी, क्योंकि हसीना ने एक बार कहा था कि अमेरिका ने मेरे से वो सेंट मार्टिन आइलैंड की फैसिलिटीज मांगी थी, मिलिट्री फैसिलिटीज, मैंने मना कर दिया। तो शायद उसकी वजह से वो मुझे हटाना चाहते थे। इस तरह की बातें हुई हैं। जी। पर मुझे लगता है कि अब जो लोग सत्ता में आए थे, यूनुस को लेकर, फिर जमात इस्लामी और स्टूडेंट्स वगैरह, ये लोग सब एंटी हसीना और उसके खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने जो ये अरेंज किया है ICT, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल, इसको उन्होंने सजा धजाकर ऐसे बनाया, मतलब अपने जजेस बिठा दिए, सब ये कर दिए। तो उसमें ये तो जो मौत की सजा जो मिली है, ये तो निर्धारित था पहले से ही। ये तो सबको मालूम था कि ये होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत जो मतलब इतने नाराज थे, जमात इस्लामी पर्टिकुलरली, क्योंकि इसी ट्राइब्यूनल ने उनके जो नेता थे, जो 71-71 में लिबरेशन वॉर के टाइम पाकिस्तानियों से हाथ मिलाकर गण हत्या करवाई थी, किया था, रेप किया, बलात्कार किया था, उसको वॉर क्रिमिनल्स कहते थे। तो एक डिमांड तो जनता में थी, इनको 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 जस्टिस मिलना चाहिए हमें। ये लोग ऐसा काम करके अभी भी घूम रहे हैं, फ्री घूम रहे हैं। तो हसीना ने उस दबाव में ट्राइब्यूनल बनाया था और उसकी वजह से उनको जो मतलब डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे जमात इस्लामी के लीडर्स को, तो वो बाद में उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो वो नाराजगी भी थी कि तुमने हमारे लीडरों को मारा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह का जो बिटरनेस था, और स्टूडेंट्स तो वैसे भी जमातियों के साथ मिले हुए थे, तो वो भी उसी लाइन ले रहे थे। तो ये था बेसिक प्रॉब्लम। तो अब उन्होंने जब ये सारा एजिटेशन, फिर आर्मी उसमें कूद पड़ी। आर्मी ने कहा कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आपके घर में घुस जाएंगे ये लोग और आपको कत्ल कर देंगे। तो उसी वजह से आर्मी ने उनको बताया कि आप यहाँ से प्लीज चले जाइए। जी। तो उसने कहा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो उन्होंने, आर्मी ने उठाकर उनको प्लेन में डाल के यहाँ दिल्ली पहुंचा दिया। बिल्कुल। और जिस भारत प्रकार की सरकार जी ने उनको इनवाइट नहीं किया था। जी बिल्कुल, और जिस प्रकार की स्थितियां हुई हैं उसको लेकर अपने आप में तमाम सवाल हैं कि आखिर अब यहां से आगे क्या। जनरल अस्थाना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क में अगर इस प्रकार की अस्थिरता है, हलचल है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हमें कितना चिंतित होने और रहने की जरूरत है? जनरल अस्थाना। देखिए, ये भारत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि बांग्लादेश से हमारी बहुत ज़्यादा सीमा गुजरती है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा सीमा हमारी ज़मीन के ऊपर बांग्लादेश के साथ ही है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बांग्लादेश का थोड़ा अस्थिर होना, ये भारत के लिए ऑटोमैटिकली चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन 2-3 चीज़ें बिल्कुल उभर के सामने आ रही हैं कि जो भी अभी वहाँ पावर में हैं,
या यूनुस को एक तरीके से अमेरिका से पैराशूट करके वहाँ पे पहुँचा दिया गया इस आंदोलन के बाद। और अब वो वहाँ पे जिस किस्म के इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और जो रिफॉर्म अपनी तरफ से बोलते हैं वो जो कर रहे हैं, वो सारे के सारे एक रेडिकलाइज्ड लीडर की तरह, और जितने भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जमाते इस्लामी के लोग हैं और बाकी लोग हैं, उनके फेवर में जा रहा है। और ये जो वर्डिक्ट दिया है, मैं इसमें स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि देखिए, भारत ने एक ट्रीटी तो जरूर साइन की थी, और ये जो ट्रीटी साइन की थी हमने 2013 में, उसके मुताबिक भारत रिफ्यूज कर सकता है इसको, उनके एक्स्ट्राडिक्शन को रिफ्यूज कर सकता है, हम्म। क्योंकि एक आर्टिकल 6 और 8, इन दो के मुताबिक अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अगर ये ट्रायल फेयर नहीं है, तो भारत को हक है कि ये मना करने के लिए कि हम प्रतिबद्ध नहीं है कि उनको हम यहाँ से भेजें, और भारत को यहाँ से भेजना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शेख हसीना वहाँ जाती हैं तो एक तरीके से ये जितने रेडिकलाइज्ड लोग हैं, ये अपनी उसको जीत मानेंगे और इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। और अगर आप इस ट्रायल को देखें तो इसमें बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने भी ऐसा बोला, बाकी की जो वर्ल्ड की संस्थाएं हैं सब ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि लॉ का एक बेसिक नियम होता है कि अगर आप किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना चाहते हैं, यानी कि मौत की सजा सुनाना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अपॉर्चुनिटी का मिलनी चाहिए, जी, उसका पक्ष जरूर आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसका और ये पक्ष जरूर आना जी, चाहिए। और आप जो अब ये जी जी और आप जो ये एब्स्टेंशिया में आप वर्ड जी में ये कहीं लागू नहीं है कि एब्स्टेंशिया में आप मौत की सजा सुना सकें किसी को। और आपको हर जगह लॉ में ये है कि अगर आपने किसी को कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें लॉ मौत की सजा सुनाने के चांसेस हैं, तो उस हालत में अगर वो खुद बोलता है कि नहीं मैं दोषी हूं, वो भी नहीं माना जाएगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन को, और शायद तभी शायद इसीलिए ये हो सर, जो पाएगा। आप जो बात कह रहे हैं, शायद इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं चक्रवर्ती जी। सवाल यही कि जो मौजूदा इस वक्त हुक्मरान हैं बांग्लादेश में, उनके द्वारा चलाई जा रही व्यवस्था और उनके माध्यम से ये पूरी व्यवस्था के तहत हुआ ट्रायल, यही सवालों के घेरे में है। तो इसको कैसे स्वीकारा जाए? और जो मौजूदा सरकार है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, तो यही सारा बड़ा सवाल अपने आप में बहुत प्रकार के संशय पैदा करता है। चक्रवर्ती जी। बिल्कुल करता है। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सा गवर्नमेंट है, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़े हैं। ये तो बाहर से आके उन्होंने कुर्सी कुर्सी पे बैठ गए हैं, और हमें पता है किन्होंने इनको बिठाया है, वो भी मालूम है हम लोगों को। तो इसकी वजह से इसकी जो मतलब जो लेजिटिमेसी जिसे हम कहते हैं वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं लिखा है कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट ऐसे राज कर सकता है। हाँ? पहले एक था केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन, वो बाद में निकाल दिया गया था, पर केयर टेकर गवर्नमेंट का भी जो रोल था, अगर हम मान ले ये भी केयर टेकर गवर्नमेंट जैसा है, तो उनको तो 3 महीने में इलेक्शन कराना चाहिए। वो भी नहीं किया इन्होंने, बैठे हुए हैं अपने कुर्सी पर, मजे ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि यही चलता रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चक्रवर्ती जी, जो क्या ये एक सत्ता टाइम भोग जी कर रहे हैं। चक्रवर्ती जी, क्या ये टाइम बाई करने की भी एक कोशिश है कि चुनाव ना कराने पड़े? इस प्रकार के फैसले के बाद में एक अस्थिरता की स्थिति आएगी, और ये शायद कैलकुलेटेड मूव के तरीके से भी कहा जा सकता है इसको। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कई लोग उसमें हैं जो जमाती हैं या जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, जिनको पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में वो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो बाकी मेजर पार्टीज हैं, बीएनपी है, अवामी लीग है, कभी भी वो नहीं जीते हैं, जो जमात इस्लामी। और एनसीपी तो एक नया पार्टी है, उसका तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है ठीक तरह से पूरे देश में। और आप समझ रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि हम सत्ता कैसे हथिया लेंगे, ये है समस्या। तो इसलिए वो कहते हैं इलेक्शन की क्या जरूरत है, अभी तो हम सत्ता भोग रहे हैं, तो यही चलने दीजिए। जुलाई चार्टर बना दिया, उसमें ये हमें अमेंडमेंट्स करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। भाई कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा? जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नेशनल असेंबली बनेगी, तभी वो चर्चा करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है। यही लीगल प्रोसीजर्स हैं। बिल्कुल। और वो सब जी दरकिनार करके ये लोग चाहते हैं सत्ता पे जमे रहे। और आपने ठीक कहा कि अगर हलचल मचे और हिंसा हुई, जो होगी,
तो ये कहेंगे कि भाई अब हालात बिगड़ गए हैं, हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, उसको पोस्टपोन करने का ये भी एक मतलब क्या कहते हैं एक्सक्यूज हो से बिल्कुल एक तरीके से लगातार चर्चा चल रही है। जनरल अस्थाना, क्योंकि अब यहां से आगे क्या रास्ता, आगे निकलेगा कैसे, बात आगे बढ़ेगी कैसे, हालात शांति की ओर रहे और जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ के और वहां की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार आए, इस दिशा में बात कैसे आगे बढ़ेगी जनरल अस्थाना? देखिए, इस दिशा में बात कैसे आगे बढ़ेगी, कब तक आगे बढ़ेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस तरीके से अवामी लीग के सपोर्टर वो वहां पर किस हद तक वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं। क्योंकि देखिए ऐसा है, बांग्लादेश की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वहां पे दो ग्रुप एक तरीके से उभर के आते हैं। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो कुछ लोग बोलते थे जी हम पहले मुसलमान हैं बाद में बंगाली हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम पहले बंगाली हैं बाद में मुसलमान हैं। और ये जो दो तमगे हैं, इसमें क्या है कि एक तमगा बहुत ही रेडिकलाइज्ड है जो बोलता है मैं पहले मुसलमान हूं बाद में बंगाली हूं, और वो जो तमगा है वो समझ लीजिए आप ये जमायती हो गए और जो इसी के साथ जुड़े हुए जितने रेडिकलाइज्ड लोग हो गए। अब कभी इनका पलड़ा भारी रहता है, कभी इनकी सरकार बन जाती है, जैसे कि इरशाद के टाइम में था, उसके बाद में बीएनपी भी पावर में रही थी और उस टाइम में आपने देखा होगा काफी सारे उनको वहां पर शरण भी मिल जाती थी और इस किस्म की। दूसरा ग्रुप है वो है अवामी लीग का, जो ये समझते हैं कि नहीं पहले हम बंगाली हैं बाद में हम पहले हम सेक्युलर हैं एक्चुअली। और जो दूसरा ग्रुप है वो सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं रखता। आप याद करेंगे अभी कुछ ही समय पहले जमात इस्लामी ने कहा था कि नहीं पहले आप इसको शरिया लॉ शरिया देश घोषित कर दीजिए जी इलेक्शन से पहले। ऐसा तो वो करना चाह रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है ये कितना स्ट्रांग है और जो दूसरा ग्रुप है वो कितना स्ट्रांग है। अब ये इनको जो अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं ये अगर डर के बैठ जाए तो ये जाहिर है कि इसका मतलब इलेक्शन पोस्टपोन्ड होगा और ये यूसुफ की सरकार ऐसी चलती रहेगी और ये लोग ऐसे अपना काम चलाते रहेंगे। अगर वो अपोजिशन ज्यादा तगड़ा होता है तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सा नकेल कसी जाएगी। और पहले बीच में क्या हुआ था जब यूसुफ इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे, अगर आपको याद हो, वो कह रहे थे नहीं मैं पहले रिफॉर्म करूंगा, जून से पहले नहीं कराऊंगा इलेक्शन, जून 26 से पहले। फिर सारी की सारी पार्टियां मिल गई और उन्होंने प्रेशर डाला इनके ऊपर। तो इन्होंने तब ये भागे क्योंकि काफी होने लगा जब गड़बड़, तब इन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है मैं फरवरी में करा दूंगा इलेक्शन। बिल्कुल सर जी। तो अब ये जो मुसीबत है ये मेरे विचार से बांग्लादेशियों को ही डिसाइड करना बिल्कुल बिल्कुल उनको ही तय करना पड़ेगा कि आखिर उनके इस मुल्क का शांतिपूर्ण तरीके से आगे का रास्ता निकलेगा कैसे। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।